हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं तो चाहे वो IBPS PO का हो या फिर RRB PO हो या फिर SBI PO हो या फिर RBI ग्रेड PO हो, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी इसी कोर्स में आपकी कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 year प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, CPI, WPI, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सब भी इसमें कवर कराया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मटेरियल्स में दिया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आप कोर्स बाई करने से पहले उन्हें देख लें। अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो आप बाई कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज़ मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंध में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया। लोगों मतलब MPs ने। हाउ मेनी पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द वक्फ बिल इन द लोकसभा। इससे पहले सेशन में हमने राज्यसभा में देखा था, इस बार देख रहे हैं हम लोकसभा। ऑप्शंस हैं 200, 225, 265 या फिर 288। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated New Pamban Bridge, India's first vertical lift sea bridge in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में न्यू पंबन ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज, इसको इनॉग्रेट किया है तमिलनाडु में। साथ ही रामेश्वरम टू तंबरम, यानी जो चेन्नई में है, ये नई ट्रेन सर्विस भी इन्होंने हरी झंडी दिखाई है रामनवमी के अवसर पर। जो ये न्यू पंबन ब्रिज है ये रामेश्वरम को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। 550 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस ब्रिज को बनाने में लगा है। 2.08 किलोमीटर्स का है, 99 स्पैन्स और 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इसमें। और ये जो लिफ्ट है यानी कि खुल सकता है 17 मीटर तक, और अगर कोई लार्ज शिप जाना चाहे तो 20 से गुजर सकती है और फिर दोबारा ब्रिज बंद हो जाता है तो दोबारा से ट्रेन ऑपरेशन चल सकता है। ओरिजिनल पंबन ब्रिज जो था वो ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा 1914 में बनाया गया था। वो भी रामेश्वरम को मेनलैंड से कनेक्ट करता था। रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि नवरत्न PSU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत, उन्होंने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द श्रीलंका मित्र विभूषण। श्रीलंका मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है, जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो किसी फॉरेन डिग्नेटरी को दिया जाता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का 22वां इंटरनेशनल ऑनर है। श्रीलंका मित्र विभूषण ये हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिसके साथ श्रीलंका के कोर्डियल रिलेशंस हो। 2008 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी तब के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे के द्वारा।
साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में जो 1996 वर्ल्ड कप विनिंग श्रीलंकन क्रिकेट टीम है उनसे भी इंटरेक्ट किया। भारत और श्रीलंका ने 7 MOU साइन किए हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन, पावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिजिटाइजेशन, मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस टू ईस्टर्न प्रोविंस, हेल्थ एंड मेडिसिन और फार्माकोपिया, ये सभी शामिल रहे। Who has been appointed as the new chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)? पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शिवा सुब्रमण्यम रमन। गवर्नमेंट ने डिप्टी कैग शिवा सुब्रमण्यम रमन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, PFRDA का, 5 साल के पीरियड के लिए या फिर 65 साल की एज तक। किसे रिप्लेस करना है इस पोजीशन पर? दीपक मोहंती को, जिनका कार्यकाल मई 2025 में एंड हो जाएगा। जो ये शिव सुब्रमण्यम रमन है, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के भी 2021-2024 के बीच में, और सिडबी से पहले ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के MD एंड CEO भी रह चुके हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने रणदीप सिंह जगपाल और संजय पांडे को क्रमशः मेंबर्स लॉ एंड मेंबर फाइनेंस अपॉइंट किया है PFRDA का। जो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन होते हैं और उनको असिस्ट किया जाता है 3 होल टाइम मेंबर्स के द्वारा। तो 2 तो ये अपॉइंट हुए हैं और इनके अलावा तीसरी जो है ममता शंकर हैं। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी NFRA? राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है रवनीत कौर। गवर्नमेंट ने रवनीत कौर, जो कि चेयरपर्सन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया है नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर 3 महीने के लिए। ये जो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन की पोजीशन खाली है, क्योंकि जो 3 साल का टर्म था इसके चीफ अजय भूषण पांडे का, वो समाप्त हो चुका है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक ऑडिटिंग और अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी है भारत की, जो भी ऑडिटिंग प्रोफेशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ओवरसी करती है और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO? भारतीय निर्यात संगठन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है SC राल्हन। एक्सपोर्टर्स बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्म किया है कि SC राल्हन इनके नए प्रेसिडेंट हैं और अश्विनी कुमार को ये रिप्लेस कर रहे हैं। रविकांत कपूर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। FIO की बात करें, अपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सेटअप किया गया था 1965 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और इस पोजीशन पर ये समी सिल्वा से टेक ओवर करेंगे। समी सिल्वा प्रेसिडेंट रहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के और 3 महीने के लिए इस पोजीशन पर थे। इससे पहले इंडिया के जे शाह थे, वो ICC के चेयरमैन हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी ताकि एशिया में क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। Who has claimed the title of the world's richest person according to Forbes World Billionaires List 2025? फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है एलन मस्क। टॉप 10 आप देख सकते हैं, ये फोर्ब्स की लिस्ट है। देखिए एलन मस्क, जिनकी एस्टिमेटेड वर्थ है 342 बिलियन US$ नेटवर्थ है इनकी। तो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2025 में। और इससे पहले पहली पोजीशन पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हुआ करते थे, जो कि 5th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। मेटा के मार्क जुकरबर्ग 216 बिलियन US$ की नेट वर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं और अमेजॉन के जेफ बेजोस ये 30 नंबर पर हैं और एप्पल के लैरी एलिसन ये 4थे नंबर पर हैं। 3028 बिलियनियर्स हैं ग्लोबली, उनमें से 406 महिलाएं, यानी कि 13.4% ऑफ टोटल। और 2024 में 369 थी, अब 406 हैं, यानी कि 13.3% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन ये रिचेस्ट विमेन है पूरे वर्ल्ड में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिलियनर्स सबसे ज़्यादा हैं 902, उसके बाद फिर चाइना आता है इंक्लूडिंग हांगकांग 516, फिर भारत आता है तीसरे नंबर पर 205 के साथ।
3028 पीपल में जैसे मैंने बताया कि फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड विनियर्स लिस्ट में अपना नाम बना पाए हैं और इनकी सबकी जो संपत्ति है वो 16.1 ट्रिलियन US डॉलर की है। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इनकी रैंक गिरी है ग्लोबली, 18वें पोजीशन पर है, नेटवर्थ 92.5 बिलियन US डॉलर है। इनके बाद फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन आते हैं गौतम अडानी, 28वें नंबर पर, इनकी नेटवर्थ 56.3 बिलियन US डॉलर है। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन और 6th रिचेस्ट वुमेन ग्लोबली सावित्री जिंदल एंड फैमिली, ये 56th पोजीशन पर है ग्लोबली, इनकी नेटवर्थ 35.5 बिलियन US डॉलर है। विच कंट्री विल होस्ट 2031 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, कौन सा देश 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2031 का वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप US से होस्ट करेगा, 2035 का वीमेंस वर्ल्ड कप ये यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगा, ऐसा फीफा ने अनाउंस किया है। जो नेक्स्ट वीमेंस वर्ल्ड कप है ये ब्राज़ील में होगा 2027 में, और अंतिम बार है जब 32 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये 48 टीम में एक्सपेंड हो जाएगा। 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स 2028 के और ओलंपिक विंटर गेम्स 2034 के सभी यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले हैं। 2026 का फीफा तो कनाडा और मैक्सिको के साथ मिलकर होस्ट करेगा US। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक फॉर बिजनेस कस्टमर्स, फेडरल बैंक द्वारा व्यावसायिक ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए नए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है फेड स्टार बीज। फेडरल बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने फेड स्टार बीज लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट कार्ड है खासकर की जो बिजनेस कस्टमर है उनके लिए बनाया गया है। NPCI और वीज़ा के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है। जो भी SME कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग अलग फीचर इसमें प्रोवाइड करेगा। द नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है NCAER। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इस फोरम को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये जो फोरम है, ये जो पोर्टल है, इसमें ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा, जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स कई तरह के डेटा जिसमें प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनका रेवेन्यू भी बढ़े, और स्टार्टअप संबंधित और डेट से संबंधित डेटा यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। Who released the special postage stamp commemorating the 90th anniversary of the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प रिलीज़ किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। कहाँ पर? नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। ये जो स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प है ये बता रहा है कि RBI की जो आइकॉनिक हेरिटेज क्या जर्नी रही है 9 डेकेड्स में, और इस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, ग्रोथ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ज़ूविन प्लेटफॉर्म? ज़ूविन प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू मॉनिटर एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक्स। गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ज़ूविन। तो इसमें आप रियल टाइम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीन की और एंटी स्नेक वेनम की पूरे देश भर में, जैसे कोविन है और यूविन प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से ज़ूविन ये एक सेंट्रलाइज डेटा है, और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वेटनरी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाती है। ज़ूविन अलायंस विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज ब्रॉडर इनिशिएटिव टू कॉम्बैट रेबीज एंड स्नेक बाइट्स। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, और टेक्निकल सपोर्ट मिला इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, UNDP का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ऑरेंज फ्लेस्ड स्वीट पोटैटो वैरायटी डेवलप्ड बाय ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट? ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित नई शकरकंद किस्म का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन है SP954। देखिए, एक ऑरेंज फ्लेस्ड स्वीट पोटैटो वैरायटी ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई है, और इसका नाम है SP945। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस? किस राज्य सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में
3 कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया जाएगा। द MOU engages Microsoft Corporation for comprehensive training programs and certification to the government employees through its globally recognized MS Learn platforms. Which two banks have collaborated to offer a $295 million social loan facility? किन दो बैंकों ने $295 मिलियन की सामाजिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सिटी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिटी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल लोन फैसिलिटी अनाउंस की है $295 मिलियन की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो के जरिए, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। वहीं जो सिटी है वो भी इसी तरह का इस सोशल लोन फैसिलिटी में से अपना कंट्रीब्यूशन देगा फार्मर्स को, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस इन मार्च 2025? मार्च 2025 में UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 24.77 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI है, इसमें मार्च के महीने के अगर हम डेटा की बात करें, नया रिकॉर्ड सेट किया है। 18.30 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी वैल्यू रही 24.77 लाख करोड़ रुपए की। ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया अपने डेटा के जरिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से 36% बढ़ा है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 25% बढ़ा है। ऑन एवरेज टोटल 590 मिलियन ट्रांजैक्शंस डेली हुए हैं UPI के जरिए, यानी कि 79,910 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं डेली मार्च में। फरवरी में 16.11 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, यानी कि 21.96 लाख करोड़ रुपीज़ के ट्रांजैक्शन हुए थे फरवरी में। व्हाट वाज द ग्रॉस GST कलेक्शन इन मार्च 2024? मार्च 2025 में सकल GST संग्रह कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.96 लाख करोड़ रुपीज़। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मार्च में 9.9% बढ़ा है और इसकी वैल्यू रही 1,96,141 करोड़ रुपए की, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट GST कलेक्शन रहा है। सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हमने अप्रैल 2024 में कलेक्ट किया था 2.10 लाख करोड़ रुपए का, ये आप याद रखिएगा। GST रेवेन्यू जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस से प्राप्त हुआ है वो 8.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 1.49 लाख करोड़ हुआ। वहीं जो रेवेन्यू हमें मिला इंपोर्टेड गुड्स से वो 13.56% की बढ़ोतरी देखने को मिली और 46,919 करोड़ रुपए रहा है। ग्रोस कलेक्शन में सेंट्रल GST आता है 38,145 करोड़ का, स्टेट GST आता है 49,891 करोड़ का, इंटीग्रेटेड GST आता है 95,953 करोड़ का, सेस कलेक्शन इसमें 12,253 करोड़ रुपये का रहा है। टोटल रिफंड्स ड्यूरिंग मार्च 41% राइस देखने को मिला 19,615 करोड़। रिफंड्स को एडजस्ट करने के बाद जो नेट GST रेवेन्यू रहा वो 1.76 लाख करोड़ रुपये रहा है मार्च 2025 में, यानी कि 7.3% की ग्रोथ देखने को मिली है एक साल के अंदर। ग्रोस GST कलेक्शन अप्रैल से मार्च के पीरियड में 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा था, ठीक है, यानी कि 9.4% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, यानी कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की बात हो रही है। अगर हम इंटर स्टेट GST कलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है 31,534 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर कर्नाटक आता है, गुजरात तीसरे नंबर पर है, फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आता है। लक्षद्वीप में लोवेस्ट रेवेन्यू रहा है 3 करोड़ रुपए का मात्र। अच्छा, अगर हम हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ देखें तो 18% की ग्रोथ हुई है छत्तीसगढ़ के GST रेवेन्यू कलेक्शन में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। साइड में आप देख सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में GST कलेक्शन कितना रहा है। अच्छा, पिछले महीने देखें तो कंट्री का जो टोटल GST कलेक्शन था वो 1,83,646 करोड़ था फरवरी 2025 में। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन दी वर्ल्ड? संघाई मैकलेव चाइना की है। इन विच सिटी वॉज द 6th BIMSTEC Summit 2025 हेल्ड? बैंकॉक, थाईलैंड। ऑफ विच टेरिटरी वॉज जेंस फ्रेडरिक नेल्सन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर? ग्रीनलैंड। एवरी ईयर March 23rd is celebrated as शहीद दिवस to commemorate the execution of Bharat Singh along with his fellow revolutionaries Sukhdev Thapar and Shivaram Rajguru. Which state has the largest share of work properties accounting for 27% of the national total with 2,32,547 properties? आंसर इज उत्तर प्रदेश। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच एडिशन ऑफ IPL इज गोइंग ऑन इन इंडिया करंटली? 2-time Olympian Vandana Kataria announced her retirement from which sport? The bilateral joint maritime exercise of India and France was held recently off the coast of which state?
विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान टू एम्पावर women entrepreneurs? The March edition of EY Economy Watch projects India's real GDP growth rate at this percent in fiscal 25 and this percent for fiscal 26. इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।